हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस समझौते के द्वारा मराठों को बहादुरगढ़ का किला ब्रिटिश को हस्तांतरित करना पड़ा था। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा समझौता था जिसके द्वारा मराठों को जो है वो बहादुरगढ़ का किला अंग्रेजों को देना पड़ा। तो ये समझौता था सुरजी अंजन गांव का समझौता। कौन सा? सुरजी अंजन गांव का समझौता। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1833 को ये समझौता होता है। किसके बीच हुआ था? मराठों और अंग्रेजों के बीच। मराठों की तरफ से थे दौलत राव सिंधिया, ये भी याद रखना है। कौन से? दौलत राव सिंधिया, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि किस मराठा शासक के बीच हुआ था। दौलत राव सिंधिया। अंग्रेजों की तरफ से थे जनरल लेक जो है वो अंग्रेजों की तरफ से थे इस समझौते में। इस समझौते में क्या हुआ था कि जो हरियाणा का जितने भी विजित प्रदेश थे वो अंग्रेजों को सौंपने पड़े थे मराठों को, क्योंकि 30 दिसंबर 1803 में जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और मराठे उसमें हार गए थे। तो जितने भी विजित प्रदेश थे वो अंग्रेजों को सौंपने पड़े थे और इसी संधि के साथ अंग्रेजों का अधिकार हो गया था हरियाणा पर। कई बार क्वेश्चन ऐसी घुमा के पूछता है कि बताइए अंग्रेजों का हरियाणा पर अधिकार कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1803 को हुआ था, सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत। वहीं एक क्वेश्चन और आता है कि पूर्ण रूप से अधिकार कब हुआ था? तो पूर्ण रूप से जो अंग्रेजों का अधिकार हुआ था हरियाणा पर वो हुआ था 1810 में। वैसे तो हो गया था 1803 में ही सुरजी अंजन गांव के समझौते के साथ, लेकिन वही पूर्ण रूप से हुआ था 1810 में। और वही एक क्वेश्चन और आता है बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ का किला मेन था इसमें। तो बहादुरगढ़ जो है उसे हरियाणा का सिंह द्वार या गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए हरियाणा का गेटवे ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है या हरियाणा का सिंह द्वार? तो गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है बहादुरगढ़ को। तो ये आपको याद रखना है, सुरजी अंजन गांव का समझौता। अगला क्वेश्चन देखिए, यमुना घग्गर नदियों के मध्य प्रस्तुत जलोढ़ भूमि को क्या कहा जाता है? जलोढ़ समभूमि को। क्या है? जलोढ़ समभूमि को। तो जलोढ़ समभूमि को कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। ये क्या है? ये पश्चिमी हरियाणा या पूर्वी जो हरियाणा है उसके मैदानी भागों में क्या है, रेतीले टिल्ले बन जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? बांगड़ कहा जाता है। वहीं इनकी औसत ऊंचाई पूछ ली जाती है, तो इनकी औसत ऊंचाई है 230 से 350 मीटर तक इसकी क्या होती है? औसत ऊंचाई होती है किसकी? बांगर क्षेत्र की। वहीं आपसे पूछ ले यमुना घग्गर नदियों के मध्य प्रस्तुत नवीन जलोढ़ भूमि को क्या कहते हैं? जहां नवीन शब्द जुड़ जाए तो नवीन जलोढ़ भूमि को कहा जाता है खादर। और उपजाऊ के लिए सबसे अच्छी जो भूमि होती है वो खादर ही होती है, जिसे नवीन जलोढ़ भी हम बोलते हैं। वहीं एक क्वेश्चन यह से आ जाता है कि हरियाणा को वैसे आकृति के आधार पर भौगोलिक आकृति के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? तो सबसे ऊपर आती है शिवालिक की पर्वत श्रेणियाँ, उसके बाद आता है ये यमुना और घग्गर नदियों के मध्य जो जलोढ़ मैदान है, फिर उसके बाद अरावली पर्वत और फिर गिरिपादीय मैदान जो कि पश्चिमी पट्टी की तरफ आते हैं। गिरिपादीय मैदान जो कि सिरसा और इधर सिरसा की तरफ होते हैं। कौन से? हिसार और सिरसा में पाए जाते हैं कौन से? गिरिपादीय मैदान। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवालिक विकास एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये शिवालिक विकास एजेंसी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये होगा आपके अंबाला में। कहाँ पर है? अंबाला में है। वहीं इसकी स्थापना की मैं बात करूं कि शिवालिक विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 मार्च 1993 को। कब हुई थी? 24 मार्च 1993 को इस बोर्ड की स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ पर है? अंबाला में है। वहीं कई बार पूछ लिया जाता है जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो किन किन जिलों में फैली हुई हैं? तो ये अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला, इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा फैली हुई हैं कौन सी? शिवालिक की पहाड़ियाँ। और शिवालिक की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है करहो। कौन सी है?
करहो है जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। ये हरियाणा की भी सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है, और कि शिवालिक की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी? करहो। तो शिवालिक विकास एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर होगा? ये होगा अंबाला में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे पंजाब के आदरणीय वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है लाला मुरलीधर को। आदरणीय वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, इनको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। इनका संबंध कहाँ से था? मैं इनकी जन्म की बात करूँ तो 1850 में इनका जन्म हुआ था पलवल ज़िले में। कहाँ हुआ था? पलवल ज़िले में। बाद में इनके पूर्वज जो हैं वो अंबाला जाके बस गए थे। कहाँ पर? अंबाला। तो यहीं इनसे पूछ ले, जन्म भूमि पलवल है और कर्म भूमि इनकी क्या है? कर्म भूमि इनकी जो है वो अंबाला थी। ठीक है। इसके बाद इनसे क्वेश्चन आता है कि इन्हें राय बहादुर की उपाधि कब मिली थी? तो 1898 में। 1898 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई सरकार के द्वारा, राय बहादुर। वहीं 1904 में इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। किसको? लाला मुरलीधर को। इनकी एक पत्रिका निकलती थी, पूछा जाता है कौन सी थी? खैर अंदेश। कौन सी थी? खैर संदेश। ये इनकी पत्रिका थी। पूछ लेगा खैर संदेश किसकी पत्रिका थी? ये थी लाला मुरलीधर की। कब निकलती थी? 1889 में। और कहाँ से निकलती थी? ये निकलती थी इनकी कहाँ से? अंबाला से। और ये उर्दू की पत्रिका थी। किसकी थी? उर्दू की थी। निकलती कहाँ से थी? अंबाला से थी। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लाला मुरलीधर। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने किसकी सहायता से करनाल जिले में बागवानी परियोजना आरंभ की है? तो किसकी सहायता से की है? ये की है इजराइल की सहायता से। और इस परियोजना को नाम दिया गया इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। क्या? इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। और ये कहाँ से शुरू की गई थी? ये करनाल के घरौंडा गांव से, घरौंडा शहर से या गांव से शुरू की गई थी। वहीं इसमें क्वेश्चन आता है यहीं से कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? तो सब्जी जो उत्कृष्टता केंद्र है वो घरौंडा करनाल में है। घरौंडा करनाल में है। इस प्रोजेक्ट में क्या था? इस प्रोजेक्ट में ये था जो बेमौसम में सब्जी उगाई जाती है। मान लो गोभी जो है वो सर्दियों के मौसम में होती है, लेकिन हमें उसे गर्मियों में उगाना चाहे तो हम किस तरीके से उसे उगा सकते हैं, इस सब की जानकारी जो है, इस सब की ट्रेनिंग जो है इस परियोजना के तहत किसानों को दी जाती है। और इसीलिए सब्जी उत्कृष्टता केंद्र भी कहाँ पर है? घरौंडा करनाल में है, जिसकी स्थापना हुई थी 2011 में। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। अगर आपसे ऐसे भी पूछ ले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ पर है, तो ये घरौंडा करनाल में है। स्थापना कहाँ पर हुई थी? कब हुई थी? 2011 को। वहीं सब्जी के बाद आपसे पूछ ले फल उत्कृष्टता केंद्र। फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? मंझियाना। कहाँ पर है? मंझियाना में है। और मंझियाना कहाँ पर है? सिरसा में। तो आपको याद रखना है क्या? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स। फ्रूट्स का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहाँ पर है? सिरसा में है। सिरसा की मंझियाना में है। और स्थापना हुई थी 2013 को। और इसका उद्घाटन कई बार पूछ लिया जाता है कि उद्घाटन किसने किया था, तो ऑब्वियसली बात है कि 2013 में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इजराइल के एक राजदूत थे, उनके द्वारा इस परियोजना का क्या था? शुभारंभ किया गया था। कौन सा? फल उत्कृष्टता केंद्र और सब्जी उत्कृष्टता केंद्र का। तो ये आपको वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फल हो गया, सब्जी हो गया, इसके बाद आप एक और याद रख लेना, फूल। कौन सा वाला? फूल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर। ये कहाँ पर है? ये मुनीमपुर झज्जर में है। कहाँ पर है? मुनीमपुर झज्जर में स्थित है। कौन सा? फूल उत्कृष्टता केंद्र। वहीं एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सा गांव फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो फरीदाबाद का फतेहपुर गांव। फरीदाबाद का जो फतेहपुर गांव है वो फूलों की खेती के लिए क्या है? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहीं एक ये भी याद रख लेना, मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ पर है? रामनगर में है, कुरुक्षेत्र में, शाहाबाद में।
तो ये आपको याद रखने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, फूल का कहाँ पर है, फ्रूट का कहाँ पर है, और मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ पर है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इजराइल। क्या किसकी सहायता से बागवानी परियोजना प्रारंभ की है, तो किसकी सहायता से की है, ये की है इजराइल की सहायता से। और ये परियोजना कब आरंभ की गई थी, 2016 में। परियोजना कब आरंभ की गई थी, 2016 में। लेकिन फल उत्कृष्टता केंद्र कब स्थापना हुई थी, ये 2011 में ही हो चुकी थी करनाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सबसे बड़ा हर्बल पार्क, हरियाणा में सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क है वो कहाँ पर है, तो ये होगा यमुनानगर में। कहाँ पर है, यमुनानगर में है, जिसका नाम है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। चूहरपुर के यमुनानगर में है, यमुनानगर के चूहरपुर में है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। और इसका जो दूसरा नाम है रुद्राक्ष वाटिका। क्या है, रुद्राक्ष वाटिका, क्योंकि इसमें रुद्राक्ष के पौधे सबसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसका दूसरा नाम रुद्राक्ष वाटिका है। हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा हर्बल पार्क है। स्थापना की मैं बात करूं तो हर्बल पार्क की स्थापना हुई थी 6 नवंबर 2001 को। 6 नवंबर 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। वहीं इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है तो 184 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में है, 184 एकड़ में। तो सबसे पहले हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क यमुनानगर के चूहरपुर में है। क्या नाम है, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। दूसरा नाम क्या है, रुद्राक्ष वाटिका है। स्थापना कब हुई, 6 नवंबर 2001 को। क्षेत्रफल कितना है, 184 एकड़। अगला क्वेश्चन देखिए, कपाल मोचन मुख्य पवित्र तालाब को किस नाम से भी हम जानते हैं, तो जी ये है कपाल मोचन। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं सोमसर तीर्थ। किस नाम से जानते हैं, सोमसर तीर्थ के नाम से जानते हैं। ने कहाँ पर है, बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पर, व्यासपुर भी बोलते हैं इसको, व्यासपुर या बिलासपुर। ये कहाँ पर है, यमुनानगर में है कपाल मोचन। गुरुद्वारा भी वहीं पर है। इसमें मुख्य पवित्र तालाब को किस नाम से जानते हैं, इसे सोमसर तीर्थ के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जिला लाख की चूड़ियों के लिए प्रख्यात है, तो कौन सा जिला है, ये है आपका महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जो जिला है वो लाख की चूड़ियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और वहीं हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जितने भी खनिज पदार्थ हैं, सबसे ज़्यादा खनिज हमें कहाँ से मिलते हैं, महेंद्रगढ़ से मिलते हैं। इसलिए खनिजों का शहर या हरियाणा का खनिज भंडार किसको कहा जाता है, महेंद्रगढ़ को। आपसे पूछ ले खनिजों का शहर, खनिजों का शहर कहाँ पर है, ये है आपका महेंद्रगढ़। कौन सा है, महेंद्रगढ़ में। एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर कहाँ पर है, नारनौल में है। क्योंकि महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, नारनौल में है। एकमात्र ऐसा जिला है हरियाणा का, वरना सभी जिलों में मुख्यालय उसी जिले के अंदर है, पर लेकिन इसका कहाँ पर है, नारनौल में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वप्रथम किस भारतीय को नियुक्त किया गया था, ये किया गया था सर सादीलाल को। किसको, सर सादीलाल को। ये पहले भारतीय थे जो कि पंजाब उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए थे। इनका संबंध कहाँ से था, रेवाड़ी से। कहाँ से था, रेवाड़ी से। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है ये कहाँ पर है, ये है भिवानी में। कहाँ पर है, भिवानी में। और भिवानी में भी एक जगह पड़ती है कैरू, पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर है, कैरू भिवानी में है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 को। ठीक है, ये तो है हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र। वहीं आपसे पूछ ले मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र, अगर इसके साथ आगे मोर और लगा दे, मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र, फिर ये हो जाएगा झाबुआ रेवाड़ी में। कहाँ पर, झाबुआ रेवाड़ी में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर सिर्फ आपसे पूछे कि चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है तो आपको आंसर देना है कैरू भिवानी में है। वहीं आपसे चिंकारा के साथ मोर भी लगा दे कि मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है तो आपको आंसर देना है झाबुआ रेवाड़ी में है। और एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र, एक ऊंट का भी पूछ लिया जाता है कि एकमात्र है वो हरियाणा में ऊंट प्रजनन केंद्र, वो कहाँ पर है, सिरसा में है। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, सिरसा में। तो चिंकारा कहाँ पर हो गया, ये होगा कैरू भिवानी में। स्थापना हुई थी 1985 में।
तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।